हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। सेक्टर का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो आज हम लोग इस सेक्टर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसमें स्मॉल फाइनेंस में स्मॉल और फाइनेंस ये जो वर्ड आया है, इसका मतलब है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को छोटी क्वांटिटी में फाइनेंस करने वाले बैंक्स। तो इनके सामने एक चुनौती है इंक्लूजन वर्सेस वायबिलिटी की। इनका काम इनको जो दिया गया है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, और इसमें चुनौती वायबिलिटी की है, क्योंकि जिस सेक्टर में जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल काम है विद क्वालिटी लो एनपीएस। तो व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक का न्यू एंट्रेंट इनटू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम 2014 में ये बैंक्स आए। इसको आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए लाया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब एग्रीकल्चर, प्राइमरी एक्टिविटीज़, एमएसएमई जो छोटे कारोबारी होते हैं उनके लिए। इसका जो पूरी कहानी है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बैकड्रॉप में है। साउथ में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो आरबीआई ने बोला कि माइक्रो फाइनेंस को हम रेगुलेट करके इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे देते, जो उसमें से अच्छे परफॉर्मर हैं उनको। तो 2014 में पहले 10 को दिया था, और अभी टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं इस समय काम कर रहे हैं देश में, जो आरबीआई से जिनको लाइसेंस है। और उसमें से सारे के सारे लिस्टेड नहीं है एक्सचेंजेस पे, कुछ लिस्टेड भी हैं, 5-6 या शायद 4-5। मोस्ट ऑफ द एसएफबीज और प्रीवियसली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो थे ही, और उसके बाद उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रेंथ थी कि वो जनता के बीच में काम करते हैं और उनके जो लोकल लिंकेजेस होते हैं वो बहुत होते हैं, तो उनको अगर बैंक का दर्जा दिया जाएगा तो वो वहाँ पर इंक्लूजन के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इस रेशनल के साथ आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एक अलग कैटेगरी 2014 में शुरू की, और वो काफ़ी सक्सेसफुल कहानी रही है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये रिक्वायरमेंट है, 75% रिक्वायरमेंट रखी कि अपनी जो टोटल एडवांसेज हैं, जो टोटल लोन बांटेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो प्रायोरिटी सेक्टर को बांटेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर वही जो हमने डिस्कस किया उसको, तो इन्होंने ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 2018 का उसको क्रॉस कर लिया, और अब 75% के ऊपर ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट देखिए, जैसे एग्रीकल्चर में अगर हम उठाएं तो एग्रीकल्चर में जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो ब्लैक से हैं, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं जिसमें दोनों ही हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक हैं, वो इससे ब्राउन से हैं। तो एग्रीकल्चर में स्मॉल फाइनेंस बैंक का परसेंटेज ज़्यादा है, इंडस्ट्री में एससीबी का ज़्यादा है, ऐसे ही प्रोफेशनल एंड सर्विसेज में इनका ज़्यादा है। मतलब ठीक ठाक इन्होंने अपना जो 2014 से लेकर 9 साल में 2023 तक अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने कुल मिला के प्रायोरिटी सेक्टर में दिखाई है। बैलेंस शीट रिलेटेड इशूज़, फीचर्स, रैपिड इंक्रीज इन डिपॉजिट बेस। इनकी खास बात यह है कि बहुत स्मॉल होने के कारण, इनका बेस छोटा होने के कारण स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं। While the deposit base of the SFBs has been expanding, they still have a long distance to cover as compared to the other SFBs. शेड्यूल कमर्शियल बैंक से अभी थोड़ा सा इनको दिक्कतें आती हैं उनके कंपैरिजन में। मोबिलाइजेशन ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट और कासा, जो कासा है ये इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। CASA कासा, ये क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है? बेसिकली ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। तो करंट अकाउंट अगर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी का करंट अकाउंट बैंक में खुलवाता है तो बैंक उस पर 0 ब्याज देता है उस व्यक्ति को। तो ये पैसा बैंक को फ्री में मिल जाता है अपने लोगों को लेंड करने के लिए, लोन्स बांटने के लिए। वैसे ही सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट भी बहुत लो इंटरेस्ट है, 3-4% में आता है। 3-4% का देना पड़ता है डिपॉजिटर को, और इसको भी बैंक लोन दे सकते हैं। तो अगर किसी बैंक का कासा रेशियो अच्छा होता है तो उस बैंक के पास सस्ते में कैपिटल अवेलेबल होती है आगे उसको अपने कस्टमर्स को लेंड करने के लिए, अपनी लोन बुक को ग्रो करने के लिए। तो इनके पास अभी चुनौती यही है, और यही मेन बात है कि अपने कासा को बढ़ाने में इनको दिक्कतें आ रही हैं, बट उसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। देयर हैज़ बीन अ पिकअप इन द शेयर ऑफ कासा एंड टोटल डिपॉजिट्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इट स्टूड एट 15%। 2020 का तो बहुत पहले का डेटा है, लेकिन 15% से बढ़ के, और जो 41% एससीबी का उससे काफ़ी तेज़ी से गेन किया है इन्होंने, मतलब ये अच्छे से गेन कर रहे हैं। और अगर जैसे जैसे कासा ये गेन करते जाएंगे, चूँकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जैसे जैसे कासा ये गेन करते जाएंगे वैसे वैसे इनमें ग्रोथ और बढ़ती जाएगी। अभी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस में, हाई कॉस्ट ऑफ फंड एक ये इशू है क्योंकि कासा इनका कम है, वही वाली बात। तो ये इनको जो पैसा मिलता है वो ऊंचे भाव पे मिलता है, फिर ये उसको और ऊंचे भाव पे लेंड करते हैं। तो ये बात है कि इनका ये जो गैप है वो अच्छा खासा है, इसको बोलते हैं स्प्रेड। इनका ये स्प्रेड अच्छा है, लेकिन अगर ये कॉस्ट भी कम हो जाए तो ये इस स्प्रेड से इनको और फ़ायदा मिलेगा।
हायर रिटर्न्स ऑफ फंड्स, इनके रिटर्न्स हायर हैं एज़ कम्पेयर टू SCBs, क्योंकि जो इनके कस्टमर हैं वो रिस्की कस्टमर हैं, तो वो इनको इस बात का प्रीमियम देते हैं, क्योंकि सारे बैंक्स उनको वो लोन नहीं देंगे, तो चूंकि ये लोग रिस्क लेते हैं तो इनको उसका रिस्क का रिवॉर्ड भी मिलता है। हाई रिटर्न्स ऑन एसेट, वही वाली बात है, क्योंकि ये इनका जो ROA है वो अच्छा होता है। अब अगर इतने हाई ROA पे, मतलब आप देखेंगे 2% 3% का ROA है, जो कि मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो अगर इस पे NPA ना बढ़ रहे हों और कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाए, कासा अच्छा खासा हो जाए, तो ये बैंक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा सेक्टर हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए। लोअर NPA रेशियो, अभी तक जो इनके NPAs हैं वो बहुत कम रहे हैं, एक स्ट्राइकिंग फीचर है। कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव विटनेस रैपिड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रो किया है। हाउएवर दे कॉन्स्टिट्यूट अ मिनिस्कुल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और अभी ये ग्रोइंग सेक्टर है, मतलब अभी यहाँ पर बहुत सारा जूस बाकी है। देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन विद इन द SFB ग्रुप, कुछ जो बड़े SFBs हैं, स्मॉल फाइनेंस हैं, उनके पास ज़्यादा बिजनेस था, बट ये ट्रेंड भी अब रिवर्स हो रहा है, तो जो छोटे हैं SFBs वो भी अच्छा परफॉर्म करके ग्रुप में ऑलमोस्ट इक्विटी की तरफ ग्रुप को ला रहे हैं, मीन की तरफ ला रहे हैं। देर इज़ अ नोटिसेबल ट्रेंड ऑफ डिसिपेटिंग कंसंट्रेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स, वही वाली बात है कि अब स्मॉल साइज के जो SFBs हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो द डिपॉजिट बेस हैव बीन ऑन स्ट्राइकिंग राइज, परसेंटेज ऑफ कासा रिमेन्स लो, वही वाली बात है कि इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक कासा नहीं बढ़ेगा इनके पास, तब तक इनके जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और इनका बिजनेस जो है उस तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, और इनको जो मार्केट है उस तरह का प्रीमियम PB और प्रीमियम P नहीं देगा। आप देखेंगे इनके जो कुछ बैंक से खोल के फंडामेंटल्स को, तो उसमें P 6 8 10 का P इनको मार्केट अभी दे रहा है, PB हाँ 2 से 3 के बीच में इनके PBs हैं। तो अभी ये अगर कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है और ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, और क्यों करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हैं, हम इस समय हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हैं। यहाँ से आगे जाने पर हमको साल 2 साल 3 साल में फेड और RBI दोनों से यही कमेंट्री मिलेगी कि हम यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ले जाएंगे। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसका बेनिफिशियरी बनेगा, और उसमें भी जिनके पास ROA अच्छे हैं, जो कि SFB के पास हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर के पास है, तो जैसे ही कासा इनके पास बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो गए, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो वाले उठाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन उठाएंगे जिनका ग्रोथ ज़्यादा है, जिनका ROA ज़्यादा है। तो चूंकि इनका बेस छोटा है और इनका ROA अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे बड़े बैंक्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ हो गया है। क्योंकि इनका मार्केट कैप आप देखेंगे तो किसी का 1,500 है, किसी का 2,000 है, किसी का 4,000 है, किसी का 10,000 करोड़ रुपए है। तो यहाँ से ग्रो करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एन इंक्रीज इन द कासा रेशियो कैन ऑगर वेल, ऑब्वियसली द रिटर्न ऑन द SFB बहुत हायर होते हैं, रिटर्न्स इनके जो एसेट्स पे बहुत हाई हैं, इनके स्प्रेड ज़्यादा होते हैं, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी है ना काफ़ी अच्छी है, NPA रेशियो इनका काफ़ी कंट्रोल में है। तो ये सारी बातें हैं कि मतलब इनके पास दे आर वेल पोजिशनड, और 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है, अब टाइम आया है इनके परफॉर्म करने का, क्योंकि अभी तक इनको चुनौती आ रही थी पोस्ट कोविड एरा की और हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की। अब यहाँ से जब हाई इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका सीधा साधा एकदम क्लियर कट बेनिफिशियरी NBFC और बैंक्स होंगे, और उसमें भी मुझे लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होंगे। तो ये स्लाइड केवल इसलिए डाली है कि दे आर वेल रेगुलेटेड। जब हम कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इसकी चेक कर लें कंपनी है भी कि नहीं, क्या करती है क्या नहीं करती, इसका रेगुलेटर कौन है। तो RBI और विभिन्न लॉ से ये रेगुलेट होते हैं, तो इसमें मोटा मोटा चेक जो है वो RBI ने खुद ही कर लिया। ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस हैं, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्राइटेरिया है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ये 12 लिस्ट ऑफ 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इसमें से कुछ लिस्टेड हैं, जैसे कि उज्जीवन लिस्टेड है, इक्विटास लिस्टेड है, ये नाम इधर है इक्विटास, उज्जीवन, ये 2 लिस्टेड है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये लिस्टेड है, और सूर्योदय लिस्टेड है, उत्कर्ष लिस्टेड है। तो आई थिंक ये 5 लिस्टेड है, ये 5 जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड है। उसमें से रैंडमली मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैंने किसी का कुछ का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और शेयर होल्डिंग पैटर्न निकाला है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। 2012 से ग्रोथ देखिए रेवेन्यू में 148 करोड़, 200, 1400, जब ये 14 में इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का जब वो मिल गया लाइसेंस, तो अब ये डिपॉजिट्स रख सकता है अपने पास, कासा रख सकता है। कासा जैसे ही अपने पास रख सकता है तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ फंड थी वो कम हो गई, जैसे ही कॉस्ट ऑफ फंड कम हुई तो बिजनेस देखिए 200, 1400, 1800, 2700, 28, 28, 41, 49 TTM में। तो द ग्रोथ हैज़ बिन फेनोमिनल। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 2, 34, 7, 199, 350, ये कोविड वाला एरा है, 1100, 1254, मतलब शार्प रिवर्सल।
सेल्स ग्रोथ शानदार, कंपोनेंट प्रॉफिट ग्रोथ हर उसमें शानदार, स्टॉक प्राइस, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार। तो मतलब सेक्टर बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स को वहाँ आरबीआई का जो गाइडलाइन होते हैं सेक्टर को अपना प्रमोटर को अपनी शायद बैंकों के लिए 20% करना पड़ता है घटा के, तो ये अपना घटा रहे हैं। बट एफआईआईज इतने छोटे से बैंक में एफआईआई देख लीजिए, डीआईआई देख लीजिए, और ये एक अच्छा शेयर हेल्दी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका है। ये दूसरा बैंक है कोई जिसका मैंने लिया था, इसको 2012 से देख रहे हैं। तो 6 करोड़ 408, अभी ये 2014 के बाद 6 से सीधे 408 981 2000 3000 3000 4000 4000। नेट प्रॉफिट 85 244 384 570 750। तो ये दिस इज़ द सेल्स ग्रोथ, दिस इज़ द प्रॉफिट ग्रोथ शानदार, दिस इज द स्टॉक प्राइस कैगर, दिस इज रिटर्न ऑफ इक्विटी। अभी यहाँ पर भी थोड़ा जूस है, थोड़ा स्पेस है, 14-15 बैंक 15-16 तक जा सकते हैं आरओई में। तो मतलब बिल्कुल वेल पोजिशनड है, बस इंटरेस्ट रेट इस समय बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से इनका बिजनेस फंसा हुआ है, फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं इस क्वार्टर 2 के। प्रमोटर्स यहाँ पे भी अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं इस बैंक में भी। एफआईआई देखिए 18% 42% डीआईआई, मतलब डीआईआई का चहेता हो गया एफआईआई डीआईआई के इंस्टीट्यूशंस का, और 38% रिटेलर्स। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पोजीशनड हैं ये दोनों ही, ये पूरा ही सेक्टर। तो इसमें आप एक बार इसको देख सकते हैं, इसमें आपको कहीं अगर वैल्यू मर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको शेयर करिए दोस्तों के बीच में, ऐसे में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।